नमस्कार बच्चों, बड़े दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये क्लास 10th के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कल या परसों के न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। जिसको ये जानकारी है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ये काम की वीडियो है। और मेरे हिसाब से अब तक बच्चों को 15 फरवरी तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी 15 फरवरी तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है वो कोशिश करें कि 20 फरवरी तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लें। उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपने समराइज करने हैं चैप्टर्स को, कि पूरे चैप्टर में है क्या, आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। टोटल सिलेबस क्या है वो आपके पिक्चर में होना चाहिए, और चैप्टर वाइज आपको टोटल आइडिया होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या है, और टोटल इस चैप्टर में क्या है, और इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको सारा आइडिया होना चाहिए। कौन सी थ्योरम आने वाली है पेपर में, जैसे कि इस बार चैप्टर 10 है जो हमारा सर्किल, उसी में ही थ्योरम से रिलेटेड है, जिसमें थ्योरम 10.2 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। एक्चुअली बाकी की जो पूरी एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। तो एज पर रूल ये होता है कि एक थ्योरम सिलेबस में आती है एग्जाम में, तो पेपर में 10.2 थ्योरम देना चाहिए इस बार एग्जाम में, जो कि है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। जैसे कि हम पी एक बाहर पॉइंट ले लेते हैं और सर्किल पे दो टेंजेंट पी ए पी बी खींचते हैं, तो हमने ये प्रूफ करना होता है यहाँ पर कि पी ए पी बी के इक्वल है। इससे रिलेटेड ही आपकी पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, 13-14 क्वेश्चन है, 12-13, और एक दो एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। और थ्योरम 10.1 पेपर में कभी नहीं आती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर 10 जो हमारा सर्किल है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम में आने की। अब ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर कि वो पेपर क्या बनाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो चैप्टर 10th में एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है विदाउट चेंजिंग। फिर भी इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत आर.डी. शर्मा से आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। उसमें भी आप उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस कर लें, जैसे जिसमें लिखा है सीबीएसई या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपके लिए फायदे की चीज होगी, और आप इस चैप्टर 10 पर आपकी कमांड बन जाएगी। और चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और कंस्ट्रक्शन क्या है कि बहुत ही आसान, इसमें तो कुछ भी प्रैक्टिस के ऊपर है। एक बार अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आपकी बात बन गई। तो 2 एक्सरसाइज है, और पहली एक्सरसाइज में 2 तरीके के क्वेश्चन है। एक तो पहला ही क्वेश्चन है कि लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना रेशियो वाइज, तो वो क्वेश्चन भी आप करना सीख लें। इसमें क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लाइन की जो लेंथ है वो कुछ भी दे सकते हैं, रेशियो बदल सकते हैं। तो यू शुड नो हाउ टू डिवाइड द लाइन इन 2 पार्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के हैं, उसमें न्यूमिरेटर छोटा और बड़ा इस पर है कि जो ट्राइंगल बनाएंगे वो जो एक दूसरा ट्राइंगल बनाने को बोलेगा वो एक दिए ट्राइंगल के अंदर बनाना होगा और एक दिए ट्राइंगल के बाहर बनाना होगा। और ये आपके उस पर निर्भर करेगा कि आपको दिया क्या गया है, कि रेशियो किस तरीके से दिया है, 3/5 दिया है या 5/3 दिया है। अगर 3/5 दिया है तो ट्राइंगल अंदर बनेगा, अगर 5/3 है तो इसका मतलब 3 वाले के बाहर की तरफ जाएगा। और ये आपको ट्राइंगल पर जो हम कट लगाते हैं वो आपको आने चाहिए सही से, और आपका ट्रायंगल बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं अगर आप उन्हीं को बना लेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो अगली एक्सरसाइज है 11.2, उसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफर हैं, तो हर क्वेश्चन आप बना लें। कोशिश करें कि ज्यादातर क्वेश्चन जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, चेंज नहीं होता। ये कंस्ट्रक्शन और सर्किल का मोस्ट प्रोबेबली रहता है 99%। 1% चांस रहता है कि टीचर पेपर सेटर
थोड़ा सा माइनर चेंज कर दे, लेकिन उसमें भी ये रहता है कि रेशियो चेंज कर देगा। अब आपको सर्किल बनाया और उसने बोला कि ऐसे बनाना है, तो उसमें उसकी रेडियस चेंज कर दी, रेडियस की बजाय उसने डायमीटर लिख के दे दिया। तो यू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस इफ द डायमीटर इज गिवन। तो ये दोनों चैप्टर्स बड़े आसान है, ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ये दो ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है इसमें कंस्ट्रक्शन और सर्किल, इन दो चैप्टरों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़े लिमिटेड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन दीज टू चैप्टर्स। आगे मैं बात करता हूँ, बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। और एक्चुअली इसमें भी 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो आप एग्जाम्पल्स भी इसके कर लें और एक्सरसाइज भी करें। एग्जाम्पल्स से बेस्ड ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर एक ट्री वाला क्वेश्चन है, जिसमें पेड़ टूट जाता है और वो जमीन से मिल जाता है, तो वहां दोनों साइड को ऐड करना पड़ता है कि आधी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छोटे नंबर में, कम मार्क्स में वो क्वेश्चन आता है। बड़े मार्क्स में आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन है कि जैसे कि एक छत है, छत के ऊपर कुछ टावर लगी है ना, जो और वो जमीन से इतने का एंगल बना रही है, टावर के ऊपर का पोर्शन पे इतने एंगल बना रही है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब या समुंदर से जहाज चल के आ रहा है और वो समुंदर के किनारे जो होता है उससे इतना बना रहा है, इतने किलोमीटर और चलने के बाद उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन इससे मैं आपको मशवरा दूंगा, ये मेरा पर्सनल मशवरा है कि आप सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन आप आरडी शर्मा से कर लें, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू टू गेट ए गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है, जो न्यूज़पेपर में दिया है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ के अनुसार बोल रहा हूँ कि शायद ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल 26 से, जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया है उसके अनुसार, कल या परसों का न्यूज़पेपर था, आज तो 13 तारीख है, 12 या 11 का था, आई फॉरगेट द डेट। तो इस पे ध्यान कर लें। तो आज मैंने आपको 3 चैप्टर के बारे में बताया, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। जब भी आप चैप्टर, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लो, अगर आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि पिक्चर क्या बन रही। ज्यादातर सिंगल ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल, 2 ही तरीके के इसमें क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन डील करेंगे या तो 1 ट्राइंगल बनेगा या 2 ट्राइंगल बनेंगे, चाहे वो टावर के ऊपर मकान के ऊपर टावर लगा रहा हो या कुतुब मीनार के नीचे से वो देख रहा हो, तो 2 ट्राइंगल में डिवाइड होगा। ज्यादातर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की बात कर रहा होगा। तो आपको ये साइन 30, साइन 45 और साइन 60, tan 30, tan 45, tan 60 और cos 30, cos 45 और cos 60, इनकी वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। इनकी वैल्यू बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। और जो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये एक फार्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है। तो इसकी अगर आपको जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। और एक बड़े नंबर के क्वेश्चन में ये आता है हाइट एंड डिस्टेंस, और छोटा सा क्वेश्चन जो होगा वो कम मार्क्स में दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बड़े क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है और बड़ा आसान होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आरडी शर्मा से आप कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन को अगर पेपर में टफ क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, टीचर का मन करा कि नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने आरडी शर्मा से सारे क्वेश्चन का रखे हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन दे दें वो आप कर पाएंगे 100%। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो हमारी एप्लीकेशंस हैं, और जो आरडी शर्मा में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे कि प्रूव करिए h10 अल्फा अपॉन समथिंग, या हाइट ऑफ द टावर विल बी अंडररूट AB, जैसे कि उसमें दिया हो, तो वहां पर साइड की लेंथ नंबर में दे के AB में दे दी, एंगल अल्फा बीटा में दे दिया। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की सर ये क्वेश्चन दे दिया, ये तो अल्फा बीटा हमने पढ़ा ही नहीं था, इसमें तो AB दे दिया है, हमने तो ये पढ़ा था। तो इसलिए यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो
फॉर गेटिंग मोर देन 95% मार्क्स और 90% मार्क्स, आपको RD शर्मा एक एडिशनल बुक के तौर पर आपको जरूर करनी चाहिए। और अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम CBSE और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लें RD शर्मा से। बुक्स तो बहुत आती है, PK गर्ग भी है और RS अग्रवाल भी है, सम अदर बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, बट मोस्ट प्रोबेबली RD शर्मा इज इनफ। अगर मार्केट में सैंपल पेपर्स आ रहे हैं तो आप पूरा पेपर का पेपर लेके एक बार बैठ के तैयारी करें कि एक क्वेश्चन पेपर ले लिया, आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपके ट्यूटर ने, स्कूल टीचर ने या कोचिंग सेंटर वाले ने आपका सिलेबस खत्म करा, तो आपने एक पूरा सैंपल पेपर, अगर आप मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो आप इंटरनेट पे जाइए, लिखिएगा सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10th, तो एक सैंपल पेपर उसमें से ढूंढ लीजिएगा। अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग, तो आप पूरा एक सैंपल पेपर रखें, टारगेट रखें, ये रहा 3 आवर्स का टाइम, ये मेरे पास टेस्ट पेपर आ गया है, सैंपल पेपर, और आपका प्री बोर्ड आने वाला है। तो प्री बोर्ड क्या होता है? प्री बोर्ड इज एन आइडिया कि एग्जाम कैसा होगा आपका, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो उससे रिलेटेड आप पहले से ही अगर एक क्वेश्चन पेपर रख के बैठें, 3 घंटे का समय बनाएं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि यू शुड फिनिश योर क्वेश्चन पेपर विद इन 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में खत्म करने का टारगेट बनाना है। और उसके बाद आपने बैठ के ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हो गई या कोई चीज भूल गए हैं। एक ट्रिक और मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरे एक मित्र का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को आता बहुत है, लेकिन पहले ही एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ के बैठ जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन में वो अटक गए। सपोज मान लो कि उन्होंने मैं कह रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पकड़ लिया और उसमें स्क्वायर रूट पे फंस गए, वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको जहां से आता है, सदा मेरे अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपने थ्योरम सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स। वो आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है और स्टेप बाय स्टेप याद होती है। तो क्या करना होता है, यू सी द होल क्वेश्चन पेपर एंड सी दैट वेयर द थ्योरम इज कमिंग। आपने देख लिया कि ये 17वें नंबर पर आ रखी है, 13वें नंबर पर, जस्ट यू सी कि 13 नंबर पे ये थ्योरम है। यू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन एंड गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूव ड्रॉ द पिक्चर, एंड आपने कर जानी है। और कुछ लोगों का आइडिया होता है कि हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो कुछ लोगों को थ्योरम समझ नहीं आती, तो मैं उनके लिए कहता हूं कि यू लर्न, है ना, बाय हार्ट लर्न कर जाओ विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ऐसा उनके लिए, नॉट फॉर दोज। कोई अगर बच्चा मेरी वीडियो सुन के ये कहे कि ये लो जी रट्टा मारने की बात बता रहे हैं, मैं कभी पढ़ाते हुए किसी को रट्टा नहीं लगवाता हूं, लेकिन उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कहानी है, लेकिन आपको पता है कि थ्योरम 10.2 आएगी और आपको समझ नहीं आ रही, तो लाइन बाई लाइन आदमी रट जाता है और डू द वॉमिटिंग ऑन द आंसर शीट ऑफ दैट, एंड बट यू विल गेट द 4 मार्क्स, राइट। तो आगे 10th के बाद अगर जिसको मैथ्स नहीं लेनी है तो वो डिफरेंट इशू है। मैं ये बता रहा हूं, मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि एक लड़का था, उसने ऐसा क्वेश्चन पहले ही पकड़ लिया जिसकी कैलकुलेशन में वो अटक गया और उसी क्वेश्चन को करने में लगा रहा, तो ही वेस्ट 1 आवर इनिशियली। फिर वो होपलेस हो गया, उसने ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो उससे क्या होता है कि ब्रिलियंट होने के बावजूद भी नॉट गेट ए गुड मार्क्स। तो मेरा मानना है जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, यू अटेम्प्ट फर्स्ट, देन गो टू द नेक्स्ट एंड देन गो टू द नेक्स्ट। लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे लास्ट में उसको करेंगे। क्या होता है जब आपका बहुत सारा, मोस्ट ऑफ द पेपर्स यू सॉल्व, देन यू फील रिलैक्स, और जो क्वेश्चन आप अटक रहे होते हैं देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर, दैट कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए तो एक बार अपनी पूरी आंसर शीट को दोबारा से गो थ्रू करते हैं कि कहीं हमसे माइनर मिस्टेक तो नहीं हो गई, 4 3 जा 18 तो नहीं लिख दिया है। क्या होता है एग्जाम में, हेजिटेशन होने से कभी कभी टेबल गलत लिख देते हैं, और वो फिर आपने एक बार ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि आपके आंसर सारे करेक्ट हैं कि नहीं है। अगर ऐसा देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदे का वीडियो होने वाला है। और ये मैं 21-22 साल से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स से ही हूँ, बैकग्राउंड है मेरा, तो ये उनके लिए फायदे की चीज है। और अच्छे मार्क्स लाना
कोई बड़ी बात नहीं होती है। और मैं बता रहा हूँ सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। लोग हवा बनाते हैं, डराते हैं कि मैथ्स टफ है। मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट। कहीं रट्टा नहीं मारना होता है, डिपेंड करता है कि आपका टीचर आपको कितनी मेहनत और कितने अच्छे तरीके से आपके सामने परोसता है सवाल को। परोसना मीन एक्सप्लेन कैसे करता है। तो ओके, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।